हाँ जी, कैसे हो सब। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ बैक एंड मास्टरी एंड कंग्रेचुलेशंस जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आई नो कि हमने काफ़ी चीज़ें बीच में यूज़ की, लाइक हमने खुद का एक वीपीसी बनाया था, राइट। हमने एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया, हमने लोकली एक वर्चुअल मशीन में लिनक्स डाला, उबंटू डाला, और वो सब चीज़ें काम नहीं करी, मेमोरी एक्सीड हो गई। फिर हमने अपने लोकल में सब कुछ चीज़ें सेटअप करके चलाना शुरू किया, डोकर वगैरह चलाना शुरू किया। अलोंग द वे हमें पता चला कि भाई क्या क्या हम बोटलनेक्स हिट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मैं कहीं से अपना प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, तो उन सब प्रॉब्लम से आई होप आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट कर दो कि आपने जो उन वीडियोस में जो जो हमने गलतियां की, क्या आपको कुछ सीखने को मिला। कि हम जैसे जैसे अगर आपको याद हो कि हम एक वीपीसी यूज़ कर रहे थे, राइट। तो उसमें जब हम अपनी जावा की सर्विस चला रहे थे तो उसकी रैम में उस सर्विस को सफिशेंट मेमोरी नहीं मिल रही थी, राइट। तो वो भी हमें एक एक्सप्लोरेशन से पता चला, राइट। तो आई होप ये सब आपको अच्छी चीज़ें लगी होंगी, क्योंकि प्री प्लान्ड सब चीज़ें नहीं है मेरी तरफ से। एंड वी आर बिल्डिंग एंड आई एम बिल्डिंग विद यू, राइट। तो अभी हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं और यहाँ तक जो पहुँच चुके हैं, इसका मतलब उन सबको भी वही प्रॉब्लम आई होंगी जो मुझे आई थी। लाइक अगर आपको याद हो, हमने ओथ सर्विस बनाई थी। ओथ सर्विस में बहुत सारे लोगों को 401 अनऑथराइज्ड आ रहा होगा, और हमने बाद में उसको सॉल्व किया बाय रिमूविंग द कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको भी आई हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपने भी डीबग करने की कोशिश की है, और आज हम इस वीडियो पे पहुंच चुके हैं एंड आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स, राइट। तो आज की वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आई विल बी डूइंग बेसिकली रिकैप, ठीक है। जो जो हमने सोचा था कि हमारी एक्सपेंस ट्रैकर ऐप कैसे होने वाली है, हमने क्या क्या बना चुके हैं हम बैकएंड सर्विस में, और फिर हम AWS में क्या सोच रहे हैं आगे डिप्लॉय करने का, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। और मैं और भी चीज़ें आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज हम माई सीक्वल और काफका जो हम खुद का सेल्फ मैनेज्ड डिप्लॉय करना चाहते हैं वो डिप्लॉय कर रहे होंगे, और हमारी फर्स्ट सर्विस ओथ सर्विस को हम लेके जा रहे होंगे AWS पे विद ऑल द लोड बैलेंसर एवरीथिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बट उससे पहले मैं रिकैप दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो अभी तक इम्प्लीमेंट किया है वो इम्प्लीमेंटेड ओथ सर्विस, ठीक है, जो यूज़र के रिफ्रेश टोकन्स वगैरह स्टोर करती है और JWT जनरेट करती है, एंड यूज़र को वेरीफाई करती है कि यूज़र सही है या नहीं, और अगर यूज़र सही होता है तो वो रिटर्न करती है यूज़र ID। इसकी हमने API बनाई थी, और ये सब हम चीज़ें स्टोर कर रहे हैं माई सीक्वल के ओथ सर्विस टेबल के अंदर, राइट। उसके बाद हमारे पास जब भी कोई नया यूज़र आता था, साइन अप करता था, तो हम उसका इवेंट काफका में डालते थे, और उस काफका को कंज्यूम करता था यूज़र सर्विस। क्योंकि यूज़र पहली बार आया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल हम यूज़र सर्विस को दे देते थे कि भाई एसिंक में ये तू ले ले, स्टोर कर ना कर, आई डोंट केयर, मेरा काम था इवेंट भेजना, तेरा काम है कंज्यूम करना। सो दिस इज़ कॉल्ड एसिंक नेचर। तो हमने यहाँ पे काफका यूज़ किया था, एंड वी विल बी डिप्लॉइंग दिस काफका जो कि हमारा सेल्फ मैनेज्ड है। आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी कि AWS में बहुत सारी सर्विसेज है। अगर आप AWS का काफका यूज़ करना चाहते हो, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, उसको स्पिन कर सकते हो, डायरेक्ट आपको क्रेडेंशियल दे देगा, उसको यूज़ कर लो सीधा अपनी एप्लीकेशन में। बट हम अपना यहाँ पे खुद का सेल्फ मैनेज्ड काफका एंड माई सीक्वल इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि भाई माई सीक्वल में EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वगैरह अटैच करने का मतलब क्या होता है। और फ्यूचर में हम जब डेटाबेस माइग्रेशन, बहुत अंदर घुसने वाले, डोंट वरी, बस बने रहो बैक एंड मास्टरी में और अपनी साइड से एफर्ट्स डालते रहो, तो वीडियो आती रहेंगी अगर आप एफर्ट्स डालते रहोगे। और आज हम कर रहे होंगे इस काफका को, और ये जो माई सीक्वल जो हमारा DB है सेल्फ मैनेज, नोट वी आर नॉट यूजिंग AWS की ओर से कोई सर्विस, वी आर सेल्फ होस्टिंग द DB एंड काफका सर्विस इन आर मशीन ऑन AWS, ठीक है। तो ये हम आज कर रहे होंगे, काफका को कर रहे होंगे, और माई सीक्वल को डिप्लॉय कर रहे होंगे, और हमारी ओथ सर्विस को डिप्लॉय कर रहे होंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्लाउड की ओर से, और आपको CI/CD का भी सीखने को मिलेगा। तो फिर हम क्या बोलते थे कि भाई एक तो ये है, दूसरा है कि आपकी जब भी कोई मोबाइल में एक्सपेंस होता है उसका हम मैसेज रीड करते हैं, उसको हम LLM के थ्रू लेके जाते हैं, जो हमने DS सर्विस बनाई थी। उस वो LLM क्या करते हैं कि इवेंट प्रोड्यूस करते हैं इन काफका, उसको कंज्यूम करता है एक्सपेंस सर्विस, और वो आपका एक्सपेंस स्टोर हो जाएगा। ये भी हमने एसिंक रखा था क्योंकि आपका मोबाइल है, ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई सिंक कॉल हो, यहाँ पे आपकी ऐप बैकग्राउंड में काम करती रहे। वी जस्ट वांट टू रेज एन इवेंट, और थोड़े टाइम बाद भी अगर आपका एक्सपेंस बनेगा, बिकॉज एसिंक मतलब एक बार इवेंट प्रोड्यूस हो जाएगा,
अब काफका के अंदर वो एक टॉपिक में जाएगा, उसके बाद एक कंज्यूमर उस टॉपिक से उसको कंज्यूम करेगा और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और ये टाइम जहाँ पे हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ वो यूज़ एसिंक कम्युनिकेशन विच इज़ थ्रू काफका। तो इतना हमने किया था। फिर एक्सपेंस क्या करेगा, एक्सपेंस सर्विस के अंदर अपने डीबी के अंदर टेबल के अंदर स्टोर कर लेगा विच इज़ अगेन ऑन माई सीक्वल, राइट। यूज़र जर्नी ऐसी होगी कि यूज़र जब भी अपने ऐप खोलेगा गेट एक्सपेंस करेगा। अब यूज़र अगर लॉगिन है ऑलरेडी तो वो हम एक एपीआई गेटवे लगाएंगे, ठीक है। एपीआई गेटवे क्या करेगा, एनी रिक्वेस्ट इट विल रिक्वेस्ट टू ऑथ सर्विस। ऑथ सर्विस बोलेगी कि भाई JWT दो मेरे को अपना, वो चेक करेगी कि क्या इसका JWT वैलिड है या नहीं। अगर JWT वैलिड है तो इसका मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, रिटर्न कर देगा यूज़र आईडी। अब जो भी रिक्वेस्ट जाएगी चाहे वो गेट एक्सपेंस हो कुछ भी हो, वो उसमें उसके हेडर में हम यूज़र आईडी हमेशा भेजने वाले हैं, एंड यूज़र आईडी इज़ द आइडेंटिफिकेशन दैट यू आर लॉग्ड इन। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट आपने यहाँ से मारी थी, ठीक है, एपीआई गेटवे आपका ऑथ सर्विस पे वो रिक्वेस्ट मारेगा और उसको यूज़र आईडी ना मिलके एरर रिटर्न होगा यहाँ पे। और जैसे ही एरर रिटर्न होगा वो रिक्वेस्ट को वो देखेगा कि भाई एरर आया है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट उस सर्विस तक नहीं मारेगा। तो अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मारना चाह रहे थे एक्सपेंस सर्विस पे, तो सबसे पहले इधर एपीआई गेटवे आपकी रीराउट करेगा रिक्वेस्ट। अगर एरर नहीं आया तो फिर यहाँ पे वो भेज देगा, अगर एरर आ गया तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी ही नहीं, ठीक है। इस ऑथेंटिकेशन ऐसा कुछ हमारा हो रहा है। फिर हम आगे बढ़े, हमने और एक्सपेरिमेंट किया, VPC बनाए थे, नई चीज़ें काम करी। फिर हमने एट द एंड अपनी लोकल मशीन में डोकर कंटेनर यूज़ करना शुरू किया, सबसे वायबल ऑप्शन, क्योंकि आपको लोकल मशीन में मुझे चला के दिखाना था बिफोर टेकिंग एनीथिंग टू क्लाउड, राइट। तो लोकल मशीन में हमने सारी एप्लीकेशन जो भी अपनी बैकएंड सर्विस है, लाइक एक्सपेंस सर्विस, ऑथ सर्विस, DS सर्विस, आपका काफका को हमेशा जू कीपर चाहिए रहता है टू मेंटेन एवरीथिंग इन सिंक, एंड यूज़र सर्विस, ये सब हमने डोकराइज इनकी डोकर फाइल्स लिखी थी, डोकर कंपोज फाइल्स भी लिखी थी। ऑल दो अभी हम जब भी AWS क्लाउड पे कुछ भी लेके जा रहे होंगे, हमें वी डोंट नीड एनी कंपोज फाइल, वी नीड ओनली डोकर फाइल्स। हमने डोकर फाइल्स कुछ ऐसी लिखी थी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारी ऑथ सर्विस है, अगर आप यहाँ पे जाओ डोकर फाइल में तो ऐसी कुछ हमने डोकर फाइल लिखी थी, राइट। तो यही आज हम डोकर फाइल यूज़ कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे सब बताऊँगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने अगर आप जाओ, हमने पिछली वीडियो में अपना इंफ्रा सेटअप कर लिया था यूजिंग दिस CDK क्लाउड डेवलपमेंट किट, जहाँ पे हमने अपना VPC, प्राइवेट सबनेट वगैरह, इंटरनेट गेटवे। तो हमने क्या क्या सेटअप करा, हमने बेसिकली अपने ये 2 अवेलेबिलिटी जोन कर रहे सेटअप, 2 प्राइवेट सबनेट सेटअप किए, 2 पब्लिक सबनेट सेटअप किए, ठीक है, 4 सबनेट इन टोटल, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट, एक इंटरनेट गेटवे सेटअप किया, एक अपने NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है, NAT सेटअप किया, और राउटिंग टेबल इन सब के। ये हमने पहले वीडियो में एक बार डिस्कस किया था AWS के क्रैश कोर्स में, इसी सीरीज़ में, कि भाई ये सब कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाले कंपोनेंट ये सारे हमने कर लिए थे यहाँ पे CDK में। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, आई एम अगेन टेलिंग यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, CDK में आपको लोड नहीं लेना कि भाई यार मेरे को तो ये सब पता ही नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि VPC क्या होता है, सबनेट्स क्या होते हैं जो कि हमने बताया था आपको, IGW क्या होता है, NAT क्या होता है, उसको कैसे करना है, कैसे वाला पार्ट आपको ChatGPT कर देगा। पहली बार ChatGPT से करोगे नहीं होगा, ऑनलाइन जाके पढ़ोगे भाई क्यों नहीं हो रहा, एरर आएंगे उसको डीबग करोगे, सीख जाओगे। बट फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि भाई राउटिंग टेबल क्यों है, NAT क्यों है, लोड बैलेंसर क्या है, ये सब हमने देखा था, राइट। क्लियर है, चलते हैं आगे। तो ये सब हमने VPC बनाया था, इंटरनेट गेटवे बनाया था, नेट गेटवे बनाया था, 2 नेट बनाए थे, राइट, ये सब कर लिया था हमने। और उसके बाद राउटिंग टेबल बनाए थे। तो ये हमारा इंफ्रा है, आने वाली जो भी सर्विसेज होंगी, कुछ भी होगा, हम इस इंफ्रा के अंदर डिप्लॉय कर रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी चेंजेस है यहाँ पे, पिछली वीडियो में जो आए हैं, हमने यहाँ पे CFN आउटपुट यूज़ किया था, अगर आपको याद हो हमने कुछ ऐसा यूज़ किया था, न्यू CFN आउटपुट, ठीक है। CFN आउटपुट इज़ नथिंग बट क्लाउड फॉर्मेशन आउटपुट, ठीक है। अब क्लाउड फॉर्मेशन आउटपुट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन आउटपुट इज़ काइंड ऑफ डेप्रिकेटेड। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, SSM। AWS में एक चीज़ होती है SSM, ठीक है। अब SSM कुछ नहीं है यार, ये एक ना सिक्योर पैरामीटर स्टोर करने का तरीका है, ठीक है। अगर आप अपने AWS में लॉग्ड इन हो तो पैरामीटर स्टोर में चले जाओगे, अगर आप अपन पैरामीटर स्टोर में जाएं, सिस्टम मैनेजर फीचर, ठीक है। पैरामीटर में अभी मेरा कुछ भी स्टोर नहीं है,
तो मैं जब पहली अपनी इंफ्रा स्टैक डालता हूँ, ठीक है, इंफ्रा स्टैक डालता हूँ, तो मैं उसमें प्राइवेट पब्लिक सबनेट, जब मैं ये स्टैक डिप्लॉय करूँगा तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अब मैं माई सीक्वल डिप्लॉय करना चाहता हूँ, काफका डिप्लॉय करना चाहता हूँ और अपनी बैकएंड सर्विस ओथ सर्विस डिप्लॉय करना चाहता हूँ, राइट। अब वो सर्विस डिप्लॉय मैं किस में करना चाहता हूँ, प्राइवेट सबनेट्स में। ये हमने डिस्कस किया था कि आपकी कोई सर्विस प्राइवेट सबनेट में जाएगी, बट प्राइवेट सबनेट में जाने के लिए मुझे सबनेट की आईडी तो होनी चाहिए ना दूसरी स्टैक में। कैसे इंपोर्ट करूँगा दूसरी स्टैक में? दैट इज़ वेयर कम्स SSM ऑफ AWS। हम क्या करते हैं, हम जब भी इस स्टैक को डिप्लॉय करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चेंजेस है, CFN आउटपुट हम यूज़ ना करके हम यूज़ कर रहे हैं cdk.aws SSM, वेयर cdk इज़ इम्पोर्टेड लाइक दिस, ठीक है। अब हमने क्या करा, ओके CFN राउट अभी भी है यहाँ पे डिफाइंड, आप इसको रिमूव कर सकते हो बिकॉज वी डोंट नीड दिस, वी नीड ओनली SSM। तो हमने पब्लिक सबनेट दोनों किस पैरामीटर के नाम से डाले, पब्लिक सबनेट इंडेक्स विच इज़ पब्लिक सबनेट 0, पब्लिक सबनेट 1, दो हमने SSM बना दिए। अभी इस स्टैक को डिप्लॉय करूँगा, आपको इधर दो SSM बनते हुए दिख जाएंगे जैसी हमारी इंफ्रा स्टैक डिप्लॉय होगी। इंफ्रा स्टैक डिप्लॉय होने का मतलब है कि आपके सबनेट वगैरह सब डिप्लॉय होना। अब मैं यहाँ से प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट निकाल लूँगा और कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माई सीक्वल काफका ओथ सर्विस इनको डिप्लॉय करना है मुझे सबनेट्स में। तो अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेना। अब हम एक्सपेंस सर्विसेज की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहली डिपेंडेंसी है काफका, सेकंड डिपेंडेंसी इज़ माई सीक्वल। तो आज आपको जो सीखने को मिलेंगी नहीं चीज़ें, वो मिलेंगी आपको टास्क, बेसिकली ECS क्या होता है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ठीक है। उसके बाद टास्क डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑल दो हमने ये डिस्कस करा था सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह, बट सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है। और उसके बाद आपके पास वो क्या होता है, NLB, नेटवर्क लोड बैलेंसर, ये क्या होता है। तो ये सब आपको आज सीखने को मिलेगा। पहले मैं आपको एक फ़ाइल लिख देता हूँ कि भाई आपको इसको डिप्लॉय कैसे करना है, ठीक है। फिर जब हम फर्स्ट अपनी इंफ्रा स्टैक को डिप्लॉय करेंगे, वहाँ से आपके दो SSM बनेंगे, दो नहीं चार, दो पब्लिक सबनेट, दो प्राइवेट सबनेट। उसको मैं यहाँ पे अभी यूज़ करूँगा। उस प्राइवेट सबनेट के अंदर मैं काफका और SQL को डिप्लॉय कर रहा हूँगा। अब उनके साथ कोई मेरी ओथ सर्विस है, जैसे ओथ सर्विस आपने देखा होगा कि वो कैसे कम्युनिकेशन करती है। ओथ सर्विस को बेसिकली कम्युनिकेट करना है, राइट। ओथ सर्विस को अगर आप देखो तो माई सीक्वल से कम्युनिकेट करना है टू स्टोर बेसिकली रिफ्रेश टोकन वगैरह, और काफका से कम्युनिकेट करना है टू रेज द इवेंट्स रिगार्डिंग आर यूज़र्स जो नया साइन अप कर रहे हैं। तो ओथ सर्विस दोनों काफका और माई सीक्वल को यूज़ करने वाली है, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ करेगी तो वो देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं यार, एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लास एक्सपेंस ट्रैकर सर्विसेज, एक्सपेंस ट्रैकर सर्विसेज एक्सटेंड्स CDK। तो सबसे पहले CDK एज एन एलियस इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एवरीथिंग एज CDK फ्रॉम AWS CDK लाइब्रेरी। अब हम एक्सटेंड करेंगे स्टैक को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सुपर पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का स्कोप क्या है, टाइप स्क्रिप्ट है तो आप इसके टाइप भी डिफाइन कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। स्कोप आएगा, ID आएगी, ये हमेशा ऐसे ही होता है अगर आप देखोगे, और प्रॉप्स आएंगे। ये अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि हर जगह ऐसा ही आ रहा है, और ऐसे ही आप जब और स्टैक्स लिखोगे तो आप सिंटैक्स से फेमिलियर हो जाओगे। बट आपको सब ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हम क्यों कर रहे हैं चीज़ें, क्यों क्लियर होना चाहिए, कैसे क्लियर आप LLM से कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि ChatGPT क्लाउड बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है AWS CDK फाइल्स को, तो कुछ भी उससे पूछ सकते हो। बट क्यों हो रहा है चीज़ें वो समझना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले सुपर यूज़ करते हैं, स्कोप, ठीक है, ID प्रॉप्स, ठीक है जी, इतना हो गया। अब अपन सबसे पहले VPC इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब VPC कैसे इंपोर्ट करना है, हमारी पहली स्टैक डिप्लॉय करेंगे। पहली स्टैक क्या करेगी, AWS पे जाएगी, ठीक है। AWS पे पहली स्टैक VPC बनाएगी, सबनेट्स बनाएगी, जो अपनी इंफ्रा स्टैक है सबनेट्स बनाएगी, एंड दैट्स इट। लेकिन लास्ट में वो एक और चीज़ करेगी, वो SSM बना देगी VPC के। SSM का नाम क्या होगा, SSM का नाम होगा VPC ID, पैरामीटर नेम इज़ VPC ID। और पब्लिक सबनेट का होगा पब्लिक सबनेट 0, पब्लिक सबनेट 1, प्राइवेट का होगा प्राइवेट सबनेट 0, प्राइवेट सबनेट 1।
तो इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें इनको यूज़ करना है। तो cdk.aws.ssm, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग पैरामीटर, लिस्ट नहीं पैरामीटर, वैल्यू फ्रॉम लुकअप, ठीक है जी। अब अगेन जैसा आप कंस्ट्रक्टर में स्कोप देते हो, आईडी देते हो, प्रॉप्स देते हो, वैसे ही यहाँ पे आपको देना होता है। बेसिकली स्कोप इज़ दिस, आई मीन सेम क्लास, राइट, दिस इज़ अ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, आप आईडी यहाँ पे वीपीसी आईडी दे दिया आपने, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एसएसएम एक्सपोर्ट करा था वीपीसी आईडी का, वो यहाँ पे हमने वैल्यू फ्रॉम लुकअप कर लिया। ज़्यादा समझ नहीं आता, इसके अंदर कमांड क्लिक करो और देखो, ठीक है। रीड्स द वैल्यू ऑफ एन एसएसएम पैरामीटर ड्यूरिंग सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब ये जब हम यहाँ पे सीडी के सिंथ करेंगे, सिंथ का मतलब होता है कि अब हम मल्टीपल स्टैक्स डाल रहे हैं, एक स्टैक है इंफ्रा स्टैक, एक है हमारी सर्विस स्टैक। जब मल्टीपल स्टैक डालते हैं और सिंथ करते हैं, वो बेसिकली चेक करता है कि डिपेंडेंसीज हैं क्या, एक स्टैक से दूसरे स्टैक में कुछ चाहिए, अगर चाहिए तो वो वहाँ पे एग्जैक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है या नहीं, राइट। सो ये सब आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद प्रोप्स, यहाँ पे तो स्ट्रिंग ही है, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पे और क्लिक करते और पढ़ते कि भाई प्रोप्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो और ऐसे ही सीखोगे आप। अब जब अपन ने वीपीसी आईडी निकाल ली तो हम यहाँ पे वीपीसी भी निकाल लेंगे, ठीक है, वीपीसी डॉट फ्रॉम लुकअप, ठीक है। अब इसके अंदर जाते हैं। फ्रॉम लुकअप क्या करता है, देखो, दिस फंक्शन ओनली नीड्स टू यूज वीपीसी नोट डिफाइंड इन योर सीडीके एप्लीकेशन। इफ़ यू आर लुकिंग टू शेयर अ वीपीसी बिटवीन स्टैक्स, यू कैन पास द वीपीसी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वीपीसी बेसिकली पहले तो अगेन स्कोप आता है, उसके बाद कोई भी एक आईडी आती है, वीपीसी इंपोर्टेड कुछ भी दे दो, उसके बाद आपको वीपीसी का ऑब्जेक्ट देना होगा। बेसिकली वीपीसी आईडी इज़ वीपीसी आईडी, ठीक है। ऐसे आपको वीपीसी मिल जाएगा। अगर आप फ्रॉम लुकअप में जाओगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ स्कोप विच इज़ दिस, ठीक है। दोबारा जाओ, सेकंड इज़ आईडी, जो कि हमने आईडी कोई भी यूनिक आईडी दे दी। थर्ड वन इज़ वीपीसी लुकअप ऑप्शन। अब इसके अंदर मैं दोबारा फर्दर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर क्या है, रीड ओनली इज़ वीपीसी आईडी, ठीक है, विच इज़ ऑप्शनल, ठीक है। इफ़ गिवन इट विल इम्पोर्ट एग्जैक्टली दिस वीपीसी, जो कि हमने दिया है। वीपीसी नाम भी दे सकते हो, उसके बाद टैग्स भी, बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन मार्क मतलब ऑप्शनल है, बट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका वीपीसी आईडी। सो वी विल गेट द वीपीसी जो हमारी इंफ्रा स्टैक में वीपीसी बना है इन आर एसएसएम, जो हमारे एसएसएम इधर बनेगा जब मैं इस स्टैक को डिप्लॉय करूँगा, क्योंकि हमने लास्ट में सारे एसएसएम बनाए हैं। तो ये मैंने इसमें इंपोर्ट कर लिया है यूजिंग दिस। अब सेम मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो एसक्यूएल और माई का जो काफका है, ठीक है, वो मुझे प्राइवेट सबनेट्स में डालना है। अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि मैं प्राइवेट में क्यों डाल रहा हूँ। कुछ भी पब्लिक में नहीं रहता अपार्ट फ्रॉम आपका जो इलास्टिक लोड बैलेंसर होगा और नेट, राइट, सबनेट फ्रॉम सबनेट आईडी, ठीक है। ये फ्रॉम सबनेट आईडी अगेन दिस, कुछ भी इसको बोल दो, प्राइवेट सबनेट 1 में भी, ठीक है। यहाँ पे आपको अगेन या तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट दे दो बना के, अलग लाइन में वीपीसी आईडी की तरह भी इसका निकाल लो नाम, बेसिकली आईडी ऑफ सबनेट, या फिर आप सीधा यहाँ पे ही सब कुछ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ cdk.aws.ssm वैल्यू फ्रॉम लुकअप, वैल्यू फ्रॉम लुकअप, इसको न्यू लाइन में कर देते हैं, हाँ, वैल्यू फ्रॉम लुकअप अगेन दिस, प्राइवेट, कौन सी वैल्यू लेनी है, प्राइवेट सबनेट 0। ये आपको पता चल गया होगा, वहाँ से स्टैक से हमने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे ये पूरा इंपोर्ट मार देगा। आप इसको ऐसे अलग लाइन में भी लिख सकते हो, बेसिकली लाइक ऐसे कॉन्स्ट प्राइवेट सबनेट आईडी 1, प्राइवेट सबनेट 1, और वहाँ पे इसको यूज़ इधर कर लो, या फिर डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर लो, ठीक है। अब दूसरा सबनेट भी इंपोर्ट मार लेते हैं, प्राइवेट सबनेट 2, 1। तो प्राइवेट सबनेट 0, प्राइवेट सबनेट 1 हमने यहाँ पे इस स्टैक में जाओगे तो यहाँ पे हमने एसएसएम डाले थे और हमने लुकअप फंक्शन का यूज़ करके उन एसएसएम को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब अपने पास सब कुछ है, ठीक है। अब अपने पास वीपीसी है और प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिकली मुझे माई-सीक्वल डालना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ये वीपीसी है, ये पूरा रीजन, ठीक है।
सबनेट्स हैं। अब इन्हीं सबनेट में ही तो मेरे को मशीन्स अप करनी है। एक मशीन अप करनी है जिसमें माई सीक्वल चलेगा, एक मशीन मेरे को अप करनी है जिसमें काफका चलेगा। ठीक है, मशीन अप करना मतलब एक कंटेनर, डोकर कंटेनर को अप करना। जब भी आप बोलते हो कि मैं ना इस सबनेट में एक कंटेनर अप करना चाहता हूँ, उसका मतलब ये है कि आप कोई एक मशीन लेके आना चाहते हो। AWS को बोलते हो कि भाई मुझे रिसोर्सेज दे, मुझे CPU मेमोरी वाला एक डब्बा दे, मेरे को एक CPU दे। राइट, CPU मतलब मेमोरी, CPU से एक मशीन है आपकी, कंप्यूटर है, वो मेरे को दे। उसमें मैं आप डोकर कंटेनर चलाना चाहता हूँ। तो एक में मैं चलाना चाहता हूँ बेसिकली माई सीक्वल। तो माई सीक्वल का कंटेनर चलाऊँगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कंप्यूट या फिर EC2 AWS की भाषा में। और यही है यहाँ पे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि EC2 में आपने माई सीक्वल का कंटेनर तो अप कर दिया। अब कंटेनर का मतलब है कि एक डोकर कंटेनर, मतलब इस कंटेनर की, इस मशीन, ये पूरी मशीन की कुछ CPU होगा, मेमोरी होगा, कुछ कुछ होगा, राइट, जो भी होगा इस मशीन का होगा। अब डोकर का फर्दर आइसोलेशन हो जाती है। आपने इसी बैक एंड मास्टरी में हमने डोकर भी डिस्कस किया था। अब इस डोकर की अपनी CPU मेमोरी और कर्नल वर्नल सब अपना होगा, जो भी है, ठीक है। अब जो इस माई सीक्वल में ये डब्बा चल रहा है, कल को मेरा ये डब्बा ऑटो स्केल हो जाता है, एक और डब्बा नया आ जाता है, तो इस डब्बे की मेमोरी में जो डेटाबेस, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ EC2 में माई सीक्वल चल रहा है, यहाँ पे जो आपका ये डब्बा है ना, ये वाला, ये माई सीक्वल चला रहा है। तो इस माई सीक्वल के किसी टेबल में जो रिकॉर्ड्स थे वो इसमें आएंगे। और मान लो ऑटो स्केलिंग के बाद ये डब्बा ख़त्म हो जाता है, नया डब्बा आ जाता है, तो पुराने वाले रिकॉर्ड्स कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए हम इस EC2 के साथ एक EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वटएवर ये ले लेते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज हमें अटैच करना पड़ेगा भाई। सो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज इज़ नथिंग बट काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो, मान सकते हो कि एक हार्ड ड्राइव है। अब यहाँ पे जितने भी डब्बे आते जाएँ, लेट्स सपोज मेरा माई सीक्वल स्केल हो गया, 3 इंस्टेंस चला दिए उन्होंने। अब ये तीनों इंस्टेंस जो अपना डेटा स्टोर करेंगे ना, वो यहाँ पे EBS में करेंगे, यहाँ पे तीनों। तो चाहे कितने भी डब्बे ऊपर नीचे होते जाए, हम AWS का एक हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे चीज़ें स्टोर हो रही होंगी, ताकि ये डब्बों को यहाँ पे स्टोर करें, ना कि डोकर के इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर करें, क्योंकि डोकर का इन्वायरमेंट तो टेम्परेरी है ना, डोकर का कंटेनर कभी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये अगली वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, EBS कैसे अटैच करते हैं। तो अभी हम सिर्फ माई सीक्वल ये डब्बे अप कर रहे हैं हम, ठीक है। और सिमिलर टू काफका में ऑब्वियसली ब्लॉक स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफका इज़ टेम्परेरी। जो आपने इवेंट प्रोड्यूस किया वो कंज्यूम हो जाता है कुछ देर बाद, उसको हमेशा के लिए रखा नहीं जाता किसी टॉपिक में। तो अब अपन बना लेते हैं const db सिक्योरिटी ग्रुप। यही सिक्योरिटी ग्रुप हम काफका और उन दोनों के लिए यूज़ करेंगे। न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। अगेन स्कोप इज़ दिस, ID इज़ वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। एंड ये सिक्योरिटी ग्रुप आपको किस VPC में डिफाइन करना है, सेम जो भी हमने ऊपर VPC करा है, अलाउ आउटबाउंड ट्रैफिक इज़ ट्रू। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी रूल्स हैं, ये मैं किसी भी डब्बे पे लगाऊंगा। अगर लेट सपोज, ओके, एक और लाइन लिखता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। DB सिक्योरिटी ग्रुप डॉट एड इनग्रेस रूल। इनग्रेस मतलब आने वाला ट्रैफिक। पीयर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट करेगा वो IPv4। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सिक्योरिटी ग्रुप मतलब ये रूल ये अलाउ करता है मेरे को कि इस VPC से और इस साइडर ब्लॉक से, मतलब मेरा VPC का कुछ साइडर ब्लॉक दिया था ना मैंने इंफ्रा सेटअप करते वक्त, आपको याद होगा, ये वाला, इस फाइल में साइडर ब्लॉक है। और साइडर हमने डिस्कस कर रखा है भाई क्या होता है। .tcp, रुको, पोर्ट पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 3306, आपको पता है कि डेटाबेस जो अपना माई सीक्वल का कंटेनर है वो 3306 पे चलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अलाउ माई सीक्वल ट्रैफिक। तो आपने एक रूल डिफाइन किया सिक्योरिटी ग्रुप जो VPC के अंदर डिफाइन होगा, ठीक है। अब ये रूल जिस भी डब्बे पे लगेगा, अगर मैं ये रूल इस डब्बे पे लगा दूँ EC2 पे, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आउटबाउंड ट्रैफिक, अगर माई सीक्वल को बाहर किसी को एक्सेस करना है, किसी बाहर रिसोर्स को एक्सेस करना है इंटरनेट पे, वो आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउड है, ठीक है, कर सकता है। इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ, अलाउ भी कर सकता हूँ। इनबाउंड में बोल रहा हूँ कि भाई इस डब्बे में, इस डब्बे के ऊपर जो भी रूल लगा है वो अलाउ करता है इनबाउंड ट्रैफिक 3306 पोर्ट पे कनेक्ट हो सकता है। तो मेरे यहाँ पे कोई भी ऑथ सर्विस अगर मेरे माई सीक्वल में रिक्वेस्ट करेगी तो वो 3306 पोर्ट को एक्सेस कर सकती है।
सो इसके लिए मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ पहले, ठीक है। अब सिमिलरली आपका जो काफका है, काफका आपका चलता है 9092 पे, ठीक है। अलाउ, अब आपका काफका से कोई कंज्यूम करेगा तो उसको इस पोर्ट पे कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो इसी सेम सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने वो भी कर दिया, अलग भी बना सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि काफका को भी जू कीपर के साथ करना होता है कनेक्ट, आपको पता होगा कि काफका की डिपेंडेंसी है जू कीपर, तो जू कीपर का भी एक डब्बा आप करेंगे किसी मशीन में, तो काफका को उस जू कीपर के साथ कनेक्ट भी करना है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई 2181 सेम रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ हर किसी के लिए, अलाउ काफका टू एक्सेस जू कीपर, ठीक है। तो ये पोर्ट भी है कि भाई इस पोर्ट पे भी इनकमिंग कनेक्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम सिक्योरिटी ग्रुप मैंने सबके लिए डिफाइन कर दिया है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, एक क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर इज़ नथिंग बट ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। ECS नथिंग बट इलास्टिक कंटेनर सर्विस, जो आपके टास्क अप करती है, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ क्लस्टर। क्लस्टर मतलब क्लस्टर ऑफ मशीन्स, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूँ कि सबसे पहले मैं क्लस्टर बनाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो क्लस्टर इज इक्वल्स टू न्यू क्लस्टर, ठीक है। दिस डेटा बेस काफका क्लस्टर, VPC डिफ़ॉल्ट क्लाउड नेम स्पेस, ऑल दो ये लोकल वोकल देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्लस्टर डिफाइन किया जो इस VPC में अप होगा। अब क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जब मैं डिप्लॉय करूँगा ना स्टैक को आपको पता चल जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्लस्टर इज़ नथिंग बट एक ग्रुप ऑफ कंटेनर्स जिसमें कंटेनर्स डिफरेंट चल रहे होते हैं, टास्क चल रहे होते हैं बेसिकली, जिसको हम टास्क बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंस बोल सकते हो आप। ये MySQL अगर EC2 में MySQL पर चलाया हमने 3, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे एक, इसको मैं टास्क बोल सकता हूँ बेसिकली, दिस इज़ अ टास्क, ठीक है, इंस्टेंस को। और ऐसे MySQL के टास्क आपके चल रहे होते हैं, MySQL 1 MySQL 2 ऐसी काफका चल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टास्क आपको इंस्टेंस यहाँ पे काफका चल रहा होगा, काफका का एक टास्क, और इन सब का ग्रुप को हम ECS बोल सकते हैं, ठीक है। इन सब का ग्रुप को ECS बोल सकते हैं। सो तो सबसे पहले मैंने क्लस्टर बना लिया। अब इस क्लस्टर में मैं क्या करूँगा, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर डिफाइन कर दूंगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले मेरी ओथ सर्विस यहाँ पे लेट सपोज एक EC2 में ओथ सर्विस चल रही है, यहाँ पे किसी और क्लस्टर में चल रही है, कुछ भी चल रहा है ये। अब ये जो ओथ सर्विस चल रही है ये MySQL से कनेक्ट करेगी। अब MySQL अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसी EC2 को जूम करते हैं, MySQL लेट सपोज 3 चल रहे हैं। अब MySQL के किस कंटेनर पे ये रिक्वेस्ट मारेगी, इस पे, ठीक है। मेरी ओथ सर्विस जब डेटा स्टोर करेगी, MySQL में, तो किस कंटेनर में मारेगी, इसमें या फिर इसमें, किस में मारेगी उसको तो नहीं पता है। तो इसलिए हम इन तीनों को डिसीजन मेकिंग देते हैं हम नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है। अब आप बोलोगे व्हाट इज़ नेटवर्क लोड बैलेंसर। सो बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। वन इज़ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर विच इज़ ALB, ठीक है। वन इज़ NLB, वन इज़ GLB गेटवे लोड बैलेंसर। बट फॉर द टाइम बिंग आपको जो फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन ALB एंड NLB। जब आपकी कोई एप्लीकेशन नेटवर्क लेवल पे चलती है, नेटवर्क लेवल पे चलने का मतलब है अगर आप कोई बैकएंड सर्विस लिखते हो उसको हम बोलते हैं यूज़र एप्लीकेशन, है ना। और जनरली वो चलती है आपके HTTP प्रोटोकॉल पे, HTTP रिक्वेस्ट मारते हो, REST APIs बनाते हो। तो ये अगर आप TCP स्टैक कभी सर्च करोगे, TCP स्टैक, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक TCP स्टैक होती है, ठीक है। अब ये TCP स्टैक ये बोलती है सबसे ऊपरली लेयर जो मैं देख रहा हूँ अभी कंप्यूटर में, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। उसके नीचे सॉकेट्स ओपन होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉकेट ओपन करता है एक पोर्ट पे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके नीचे केबल्स के थ्रू डेटा जाता है, राउटर्स के थ्रू जाता है, तो नेटवर्क फिजिकल लेयर। सो डिफरेंट हायरार्की मेंटेन करी हुई है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर जो आपका अटैच होता है ना, वो होता है नेटवर्क या TCP लेवल पे। और जो काफका है, रेडिस है, MySQL है, ये सारी सर्विसेज HTTP इनका प्रोटोकॉल नहीं होता। इनका प्रोटोकॉल होता है प्योर सॉकेट लेवल। सॉकेट ओपन होते हैं TCP सॉकेट, UDP सॉकेट, और वहाँ से वो ट्रैफिक लेता है या देता है। तो कोई भी MySQL को जब हम चीज़ें करते हैं उसके साथ कनेक्ट, तो वो ओवर द सॉकेट्स होती हैं, इसलिए हम वहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं। ऑल दो आप ALB भी लगा सकते हो, बट इट्स मोर प्रेफर टू यूज़ NLB,
ALB हम कहाँ लगाएंगे, लेट सपोज आपकी ओथ सर्विस है ये, ठीक है, ओथ सर्विस है। अब क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, ओथ सर्विस पे अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो ओथ सर्विस स्केल हो सकती है, तो उसके भी मल्टीपल कंटेनर चल सकते हैं। सेम ये माई सीक्वल की तरह इसके मल्टीपल कंटेनर चल सकते हैं ओथ सर्विस के, जब हम डिप्लॉय करेंगे। तो अब ओथ सर्विस को कल को कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको कैसे पता कि भाई इस डब्बे पे रिक्वेस्ट करनी है या किस डब्बे पे रिक्वेस्ट करनी है। ये डिसीजन मेकिंग लोड बैलेंसर लेता है, लोड को बैलेंस करने का। और यहाँ पे जो लोड बैलेंसर लगता है वो लगता है हमारा ALB, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्योंकि ये HTTP रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। और ये लोड बैलेंसर कुछ नहीं है, एक कोड ही है लिखा हुआ है AWS की तरफ से, जो डिफरेंट डब्बों को एक्सेस करता है, उन पर रिक्वेस्ट मारता है। तो जब हम ALB यूज़ कर रहे हैं तो AWS को पता है कि भाई मुझे रिक्वेस्ट मारनी है यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल काइंड ऑफ, और NLB मतलब मुझे सॉकेट लेवल पे ट्रैफिक मैनेज करना है, ठीक है, समझ गए होगे। फटाफट करते हैं ये डिफाइन अपन NLB। नेटवर्क लोड बैलेंसर, स्कोप, ID, प्रोप्स। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा इस पे जाओ, क्लिक करो, प्रोप्स कैसे कैसे एक्सेप्ट करता है वो देख लेना, ठीक है। NLB किस में होगा, इंटरनेट फेसिंग होगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अपनी इंटरनल सर्विसेज ही हैं जो ओथ सर्विस वगैरह ये सब ही MySQL काफका यूज़ करेंगी, तो कोई भी ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे या कहीं से भी नहीं आएगा। मेरे को VPC कौन से सबनेट्स में रखना है, यहाँ पे मैं सबनेट डाल दूँगा, प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट सबनेट 2। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे जाओगे, अब आ जाते हैं हम बैक टू आर इंफ्रा। तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज MySQL चल रहा है इस पर, ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर लगा होगा, कोई भी रिक्वेस्ट इस पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी रिक्वेस्ट इस नेटवर्क लोड बैलेंसर पे, ठीक है। तो इस EC2 में अगर मल्टीपल इंस्टेंस इसके चल रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर उसको मैनेज कर लेगा कि भाई कौन से इंस्टेंस पे उसको रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारे 2 अवेलेबिलिटी जोन है, तो ये प्राइवेट जोन, प्राइवेट दूसरे वाले में भी जाएगा, यहाँ पे भी ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप NLB लिख सकते हो, वटेवर, ओके जी, ओके। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपका NLB सेटअप हो गया। अब आपको जो आपने क्लस्टर बनाया था उसमें आपको टास्क अप करने हैं। तो टास्क के लिए आपको सबसे पहले टास्क डेफिनेशन देनी पड़ती है। सो MySQL टास्क डेफिनेशन न्यू फारगेट टास्क डेफिनेशन। फारगेट इज़ अ वे ऑफ स्पिनिंग अप द कंटेनर। 2 तरह के तरीके होते हैं, एक होता है EC2 कोई टास्क अप करना यूजिंग EC2, एक होता है फारगेट। ये आपको पढ़ना है, इसमें डिफरेंस क्या है, कोई भी ब्लॉग पढ़ना समझ आएगा। MySQL टास्क डेफिनेशन, रुको, MySQL टास्क डेफिनेशन प्रोप्स, रुको ये प्रोप्स लेता है या नहीं, फारगेट, ओके। यहाँ पे मेरे को तीसरा जो आर्गुमेंट लेता है वो लेता है CPU एंड मेमोरी। सो बेसिकली CPU यू कैन गिव एज 256, मेमोरी यू कैन गिव एज 512। अब आप बोलोगे CPU 256 का मतलब क्या होता है। CPU तो सिंगल कोर, डबल कोर, क्वाड कोर, 8 कोर ये होता है ना। तो आपको ये भी पढ़ लेना है फारगेट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आती हैं। जस्ट ChatGPT में लिखोगे पता चल जाएगा। 256 का मतलब 1 CPU होता है एक्चुअली, या फिर आई थिंक 0.5 CPU होता है, तो वो देख लेना। मेमोरी 512 का मतलब कितना होता है, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ये फारगेट लेवल पे सब डिफाइन किया हुआ है। ये आपको इसको इस बारे में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब आपने टास्क डिफाइन कर दिया कि भाई ये टास्क है ना जो MySQL का, ये जब भी अप आएगा, एक नया टास्क अप आएगा, बेसिकली आपका जब भी टास्क अप आएगा, ये टास्क एक अप आएगा ये, तो कितनी CPU और मेमोरी लेना चाहिए। तो डायनेमिक रिसोर्सेज आप फारगेट में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे आपने कंटेनर अब ऐड करना है, कंटेनर की स्पेसिफिकेशन लिखनी पड़ेगी। अब आपने ये तो बोल दिया कि भाई अप आएगा कितना रिसोर्सेज यूज़ करें, अप आएगा रन क्या करेगा, तो डोकर वोकर के बारे में तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप लिख दो कंटेनर, ठीक है जी। इमेज क्या लेगा,
कंटेनर इमेज करके आपका है फ्रॉम रजिस्ट्री। सो बेसिकली ये मैं ऑनलाइन से उठा लेगा सीधा यहाँ पे 8.3.0, आई थिंक 8.3.0 ये, हाँ। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट आपको पता ही है, ये हम बहुत बार MySQL अप कर चुके हैं, ठीक है, क्या क्या इन्वायरमेंट देने हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ फटाफट। ये हम जब भी बैकएंड सर्विस अपनी लिख रहे थे तो हमने यही रूट वगैरह ये सब दिया था, तो वही सेम हम यूज़ करेंगे। और लॉगिंग यूज़ करेंगे। लॉगिंग हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जब आप टास्क अप लेके आओगे और कोई भी एरर आता है तो हम AWS में जाके देख सकते हैं कि भाई एरर क्या आ रहा है, उस कंटेनर के अंदर लोग्स देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे प्रीफिक्स दे दो लोग्स को, मोड दे दो एक AWS log ड्राइवर मोड डॉट नॉन ब्लॉकिंग is the mode and max buffer size is cdk dot size dot bytes are 25। जितने भी लोग्स आपको रखने हैं उस हिसाब से साइज़ दे देना। एंड अब आपको इस कंटेनर का पोर्ट वगैरह देखना पड़ेगा। सो बेसिकली यू हैव टू गिव कंटेनर पोर्ट एज 3306, शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है। ओके जी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब आपने ये सब दे दिया। अब सेम मैं ज़ू कीपर के लिए करूँगा, सेम मैं काफका के लिए करूँगा। सो लेट्स क्विकली कॉपी एंड पेस्ट, ठीक। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। तब सेम ज़ू कीपर के लिए फारगेट टास्क डेफिनेशन, ज़ू कीपर कितना मेमोरी CPU होगा, ये सब CPU 256, मेमोरी 512 सेम रखा है मैंने। अब यहाँ पे भी ऐड कंटेनर करोगे आप उस टास्क में कौन सी इमेज यूज़ करनी है, ये हम शुरू से ये वाली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप कौन सा क्लाइंट पोर्ट रखना चाहते हो, 2181, अगेन यहाँ पे पोर्ट मैपिंग और उसके लॉग्स, ठीक है। सेम काफका, यहाँ पे मैंने थोड़ी मेमोरी ज़्यादा ली है क्योंकि काफका में मैं जब इस टैग को डिप्लॉय कर रहा था तो मेमोरी काफका बोल रहा था कि भाई और मेमोरी चाहिए। वो लॉग्स से पता चलता है, मैं आपको बताऊँगा लॉग्स कहाँ आते हैं, जब हम डिप्लॉय करेंगे लॉग्स दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कंटेनर ऐड करा, अगेन सेम ज़ू कीपर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, ज़ू कीपर सर्विस, तो काफका ज़ू कीपर कनेक्ट, यहाँ पे हमने बोला ज़ू कीपर सर्विस, राइट। अब ज़ू कीपर सर्विस क्यों हम बोल रहे हैं इसको, तो वो अभी मैंने ज़ू कीपर सर्विस डिफाइन नहीं किया है, बट ज़ू कीपर सर्विस इज़ नथिंग बट एलियस, जहाँ पे काफका सीधा उसको कनेक्ट कर सकता है। एंड लोकल इज़ नथिंग बट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप कोई भी किसी में भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आपने डिफ़ॉल्ट क्लाउड नेम स्पेस दिया है, तो कोई भी सर्विस के साथ कनेक्ट करना है उस सर्विस का एलियस दोगे, डॉट जो भी आपने ये क्लाउड स्पेस का दिया है वो, और पोर्ट, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने एडवर्टाइज लिसनर आपने बोल दिया कि NLB डॉट लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे बहुत सही चीज़ हमने की है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, आपको पता होगा काफका में एक एनवायरनमेंट पैरामीटर होता है जो बोलता है कि भाई मेरे को कौन कौन कनेक्ट कर सकता है, लिसन कर सकता है और कहाँ पे। तो काफका बोल रहा है कि भाई देखो, पहले जब तुम ना मेरे को लोकल सिस्टम में चलाते थे तब तो ठीक था, तुम यहाँ पे ना प्लेन टेक्स्ट लोकल होस्ट लिख के 9092 कर देते कि भाई मैं लोकल में चल रहा हूँ, 9092 पे मेरे से कंज्यूम कर लेना चीज़ है। बट अब मैं वो छोटा मोटा काफका नहीं रहा, अब मेरे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर है। तो अब वो बोल रहा है कि भाई देख, मैं जब EC2 में चलूँगा ना, मेरे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर होगा, तो तू मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, तेरे को NLB यूज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है कि मैं ना स्केल हो चुका हूँ, मैं मल्टीपल इंस्टेंस चला रहा हूँ, हो सकता है मैं मल्टीपल इंस्टेंस काफका बोल रहा है, अगर ये मैं काफका बोल दूँ इसको तो बोलेगा कि हो सकता है मैं मल्टीपल इंस्टेंस चला रहा हूँ, ठीक है। तो बोलता है कि अब मेरी औकात बढ़ गई है, अब तुम ना मेरे को कोई भी इंस्टेंस पर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तुम मेरे को पहले नेटवर्क लोड बैलेंसर पर रिक्वेस्ट करना, वो डिसाइड करेगा कौन से काफका पर रिक्वेस्ट करनी है, कंज्यूम, प्रोडक्शन, वट एवर, जब भी काफका से कनेक्ट करना है। तो ये चीज़ हो गई है, ठीक है। तो अब अगर आप काफका में जाओगे तो बोल रहे हैं NLB डॉट DNS नेम, तो हर एक लोड बैलेंसर का एक DNS नेम होता है। अगर आपको लोड बैलेंसर से कनेक्ट करना है तो आप उसका DNS नेम यूज़ करते हो, वो ऑटोमेटिकली उसके एड्रेस पे रिजोल्व हो जाता है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो उसने एडवर्टाइज लिसनर किया, लिसनर इज़ अगेन सेम पोर्ट एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम, कंटेनर पोर्ट, उसके लॉग्स वगैरह, ठीक है। अब ये हमने सारे कंटेनर लगा दिए, टास्क का डेफिनेशन दे दिया कि भाई रिसोर्स कितने यूज़ करने हैं, टास्क में कंटेनर लगा दिए। अब हमें बनानी है सर्विस, ठीक है। कंटेनर लगा दिए, डेफिनेशन दे दी, अब हमें सर्विस बनानी है एक्चुअली। तो MySQL
सर्विस इज इक्वल्स टू न्यू फारगेट सर्विस दिस MySQL सर्विस। ठीक है, क्लस्टर किस क्लस्टर में डालनी है ये सर्विस को, वो हमने लिख दिया। टास्क डेफिनेशन क्या है कि भाई कितने रिसोर्स यूज़ करने हैं वो बता दो मेरे को, MySQL टास्क डेफिनेशन। डिज़ायर्ड काउंट, शुरू में जब आप डिप्लॉय करोगे कितने टास्क आप अपलाना चाहते हो, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक ही टास्क अपलाना चाहते हैं। ठीक है जी। सिक्योरिटी ग्रुप्स, अब सिक्योरिटी ग्रुप्स मैंने जो हमने बनाया था DB सिक्योरिटी ग्रुप, मल्टीपल भी दे सकते हो बट हमने सबका कॉमन बनाया था। तो जब भी टास्क आएगा आप इस टास्क के साथ कौन कनेक्ट कर सकता है, इनपुट ट्रैफिक कौन कौन सा आ सकता है, किस पोर्ट पे इनपुट ट्रैफिक आ सकता है, किस पोर्ट पे इनपुट ट्रैफिक जा सकता है। जाने वाला तो हमने सब जगह अलाउ किया है। अगर आप यहाँ पे इसमें जाओ सिक्योरिटी ग्रुप, तो आउटबाउंड तो हमने सब अलाउ किया है, बट इनग्रेस किया है कि भाई जो भी इस सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ कर रहा है वो एक्सेप्ट कर सकता है ट्रैफिक इन 3 पोर्ट्स पे, विच इज़ MySQL, Kafka एंड Zookeeper। तो ये देने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई दैट इज़ फाइन, बट तुझे ये जो सर्विस बनानी है ना, ये 2 सबनेट्स के अंदर बनानी है। सो आई एम ऑल्सो गिविंग यू द सबनेट्स, प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट सबनेट 2, ये हमने जो इंपोर्ट करे थे SSM वगैरह से। अब सेम हम Zookeeper के लिए करेंगे। ठीक है, Zookeeper, और सेम हम Kafka के लिए करेंगे। हमें सेम सब कुछ सेम, टास्क डेफिनेशन वगैरह वगैरह, बस एक चीज़ हमने यहाँ पे बोला है, क्लाउड मैप ऑप्शन इज़ Zookeeper सर्विस, और यही हमने यहाँ पे यूज़ किया। अगर आप देखो Kafka में Zookeeper सर्विस, क्लाउड मैपिंग हो गई Zookeeper की, सबकी कॉमन हो गई लोकल जो हमने सबसे ऊपर डाली है। ठीक है, और पोर्ट, अब Zookeeper के साथ कोई भी कनेक्ट करना चाहता है उसका URL होगा ये .local, इसका पोर्ट। हमने इसका शुरू में 3 डब्बे चलाए हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ओड कंटेनर चलाना ऑफ Kafka एंड Zookeeper आर गुड। ठीक है, इज़ गुड, सो दैट इज़ फाइन। तो यू हैव डिफाइंड सर्विस एवरीथिंग, नाउ यू हैव टू डिफाइन द टारगेट ग्रुप। व्हाट इज़ टारगेट ग्रुप बताता हूँ मैं। टारगेट ग्रुप, न्यू नेटवर्क टारगेट ग्रुप, पहले डिफाइन कर लेते हैं दिस MySQL टारगेट ग्रुप VPC में होगा, पोर्ट विल बी 3306, प्रोटोकॉल विल बी protocol.tcp। ठीक है, टारगेट टाइप विल बी protocol TCP। okay, I have imported the wrong protocol, it's importing, okay, अपने को AWS का प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, अपने को ये वाला प्रोटोकॉल चाहिए। ठीक है, नाउ टारगेट टाइप विल बी IP, राइट, टारगेट टाइप .IP। अब सिमिलर हम ग्रुप बना देते हैं Kafka के। ठीक है, अब आप बोलोगे ये ग्रुप क्यों बना रहे हो यार, मतलब वाई इज़ दिस। सो अभी अपन बात करते हैं एक ये NLP हमने बनाया, NLB है, नेटवर्क लोड बैलेंसर। NLB को हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, कि जब भी Kafka Zookeeper के साथ कनेक्ट करेगा तो कैसे करेगा, बट व्हाट अबाउट Kafka एंड MySQL, वो कैसे कनेक्ट करेगा कोई भी। तो हमने क्या किया कि भाई NLB को तो बताना तो पड़ेगा कि भाई तू किसके साथ एसोसिएटेड है। तो हमने टारगेट ग्रुप बनाए। ठीक है, और इन टारगेट ग्रुप को हम क्या करेंगे, इन टारगेट ग्रुप में हम लिख देंगे कि भाई ओके, सबसे पहले MySQL सर्विस है, जो MySQL सर्विस डॉट ऐड MySQL टारगेट ग्रुप डॉट ऐड टारगेट MySQL सर्विस। एक ये ग्रुप बन गया। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं वैसे आपको टारगेट ग्रुप बनाने पड़ते हैं। Kafka,
ठीक है, और काफका सर्विस। ये आपने दो बेसिकली वो बना लिए टारगेट ग्रुप, ठीक है, और उन टारगेट ग्रुप में दो सर्विस अटैच कर दी। और एनएलबी क्या करता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर, वो टारगेट ग्रुप लेता है, ठीक है। अब एनएलबी में अगर मैं इसमें दो टारगेट, अब अगर ऐड टारगेट आप कर रहे हो तो आप इसमें टारगेट्स भी दे सकते हो। तो अगर इसमें मल्टीपल टारगेट ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज कोई एक टारगेट ग्रुप है उसमें मल्टीपल टारगेट ऐड कर देता हूँ, तो एनएलबी में अगर मैं वो टारगेट ग्रुप ऐड कर दूंगा तो एनएलबी अब मल्टीपल टारगेट्स पे जाके लोड बैलेंस कर सकता है, ठीक है। बट अभी तो आपको पता है कि दो टारगेट ग्रुप है, ठीक है, और दो टारगेट ग्रुप किस सर्विस पे बेसिकली कर रहे हैं। ये टारगेट ग्रुप जो आपका है काफका, वो काफका सर्विस पे कर रहा है, और ये जो माई सीक्वल टारगेट ग्रुप है 3306 पोर्ट पे ट्रैफिक जो आ रहा है वो माई सीक्वल तक भेज रहा है। तो ये दो चीज़ें कर रहे हैं। और एनएलबी जो आपका बनाया था आपने, उसमें ऐड लिसनर कर लेंगे हम, और इसमें माई सीक्वल लिसनर, स्पेलिंग मैं सही कर दूंगा बाद में, लिसनर एंड पोर्ट। अब ये हम ना एनएलबी का बता रहे हैं कि एनएलबी लिसन किस पे करेगा, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या, ओके दोबारा, किस प्रोटोकॉल पे करेगा। अब एनएलबी है तो टीसीपी पे ही करेगा, राइट। एंड डिफ़ॉल्ट टारगेट ग्रुप माई सीक्वल, ठीक है, एक ये हो गया। अब सिमिलर हम क्या करेंगे, सिमिलर हम कर देंगे काफका का। सिमिलर हमने काफका का कर दिया, तो जो भी एनएलबी, दो लिसनर ऐड कर दिया हमने कि एनएलबी किस किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। एक वो 9092 पोर्ट पे लिसन कर रहा है, एक 3036 पोर्ट पे, और जो भी ट्रैफिक इस पे आएगा वो इस ग्रुप पे भेजेगा। ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप हमने बनाया है कि भाई ये ग्रुप माई सीक्वल सर्विस तक उस ट्रैफिक को राउट कर देगा। और ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है फॉर डिफाइंड दिस वीपीसी दिस पोर्ट, एंड इस प्रोटोकॉल के लिए ये ग्रुप डिफाइंड है। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारी ओथ सर्विस जितने भी हैं वो माई सीक्वल और काफका के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। और एनएलबी हमें अभी तक एसएसएम में इंपोर्ट लाइक एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम अपनी बैकएंड सर्विस की स्टैक में उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, उस एनएलबी को एक्सपोर्ट कर दिया डीएनएस नेम को। और अब जब मेरी ओथ सर्विस उसको यूज़ करेगी, अब जब मेरी ओथ सर्विस यहाँ पे माई सीक्वल में डालेगी, तब ये सीधा उस पर कनेक्ट ना करके एनएलबी पे कनेक्ट करेगी। और इसके मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है, काफका के, लेट्स सपोज काफका के मल्टीपल इंस्टेंस है, कुछ भी है यार मल्टीपल, तो वो अपने आप लोड बैलेंस हो जाएगा उस पर, राइट। ऑल्दो आपका माई सीक्वल जो वो हॉरिजॉन्टल स्केल नहीं होता, ठीक है। आपके नंबर ऑफ डेटाबेसेस आप बढ़ा सकते हो, हॉरिजॉन्टल इंस्टेंस लेवल नहीं चलता वो जस्ट एक एग्जांपल थी आपकी यहाँ पे जो मैंने दी, ठीक है। तो दैट इज़ फाइन। अगर हमने 2 DB बनाए हैं, ठीक है, तो 2 DB का सेम EBS होना चाहिए बेसिकली, दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। अब ये स्टैक है, अब इस फाइल में आ जाओ, बिन में ये जो फाइल आपकी बनी होगी, यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टैक देख रहे होगे आप, है ना। अब इसमें हमें दूसरी स्टैक भी डालनी पड़ेगी, ठीक है, और जितनी स्टैक आप डालते जाओगे उसको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेना जो आपने नई स्टैक बनाई है, और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेना और आपकी ये स्टैक बन गई है, ठीक है। ठीक है जी, अब इस स्टैक को अपनी इंफ्रा स्टैक हो गई ये वाली, ठीक है जी। और ये जो आपकी माई सीक्वल काफका की स्टैक होगी, इनको दोनों का हम अगली वीडियो में डिप्लॉय कर रहे होंगे, और साथ में ओथ सर्विस की स्टैक को भी लिख रहे होंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय।